So we'll go ahead with question number 4. An electron is moving with a speed of 3 into 10 raised to minus 7 meter per second in a magnetic field of 6 into 10 raised to minus 4 Tesla. Well, by the way, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है विच इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ. अब देखो यहाँ पे स्पीड की वैल्यू कांस्टेंट बोलने का एक मतलब और होता है. आप यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दो तरीके से फाइंड कर सकते हो. एक तो इफ यू रिमेंबर क्यू स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2m और एक है हाफ एम वी स्क्वायर. क्यों? क्योंकि इफ यू रिमेंबर हमने ऐसा बोला था कि मैग्नेटिक फील्ड डज नो वर्क. मतलब मैग्नेटिक फील्ड एक्सेलरेशन काम नहीं करता है. मतलब ये हो गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता रहेगा. तो देयर बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है, तो ही ये एप्लीकेबल होता है. क्योंकि इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज नो एक्सेलरेशन. और उन्होंने वैसे मेंशन भी कर दिया है कि इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 3 × 10⁻⁷ इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6 × 10⁻⁴ टेस्ला परपेंडिकुलर टू इट्स पाथ. तो जो इलेक्ट्रॉन का पाथ होगा उसको परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड. व्हाट विल बी द रेडियम? रेडियम नहीं था, रेडियस था. तो व्हाट विल बी द रेडियस? व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द पाथ? व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट? और ये -7 नहीं था, इफ यू रिमेंबर ये +7 है. ओके, तो करेक्शन है छोटे छोटे. मास दिया है आपको, चार्ज दिया है आपको, और 1 eV का जूल में कन्वर्जन भी दिया है. तो गिवन टू यू इज बेसिकली स्पीड दैट इज 3 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड. माइनस नहीं हो सकता है, इट इज 3 × 10⁷. उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे दी आपको 6 × 10⁻⁴ टेस्ला. उसके बाद they are telling you what is mass of electron, 9 × 10⁻31 kilogram, and charge on electron is 1.6 × 10⁻19 coulomb, and 1 eV is 1.6 × 10⁻19 joule. और पूछा क्या क्या आपसे? रेडियस. you are supposed to find out radius. Number 1 you are supposed to find out r. नंबर 2 क्या फाइंड करने के लिए बोला है? फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी. नंबर 3 काइनेटिक एनर्जी. तो फॉर्मूला रेडियस के कहां से आया था याद है? सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक फोर्स. तो QVB इक्वल टू mv²/r. तो QVB इक्वल टू mv²/r. एक भी और एक भी हो जाएगा कैंसल. तो R इक्वल टू mv/q. ऑफ कोर्स यू नो m, यू नो v, यू नो व्हाट इज q. चार्ज दिया हुआ है, यू नो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू, तो हो जाएगा यहां से R मिल जाएगा. नंबर 2 फ्रीक्वेंसी. आपको याद होना चाहिए फ्रीक्वेंसी 1 टाइम पीरियड. याद है क्या? और टाइम पीरियड याद है? What is time period for cyclotron? 2 pi m/qv. So qv/2 πm is frequency. Then as I told you, remember मैं वापस बता रहा हूँ, इस केस में हाफ mv² चल जाएगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी मेंशन नहीं किया है. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी साथ में लगा दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डज द वर्क ऑफ एक्सेलरेशन. तो उस केस में वेलोसिटी जो आप ले रहे हो यहाँ पे v की वजह से ले रहे हो, ये v ये होता है फाइनल वेलोसिटी व्हेन द पार्टिकल एग्जिट्स फ्रॉम द एक्सेलरेटर. तो यू नीड टू रिमेंबर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी साथ में बोला है तो हाफ mv² नहीं यूज करना, बेटर ऑफ यू कैन यूज अनदर फॉर्मूला जो मैंने आपको पहले भी बताया था, q² b² r²/2. and I did not tell you half mv² because I did not want to create any confusion. बट इससे आंसर आएगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बोला है तो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड को चेंज करने का काम करता है. तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाया होगा तो सेकेंड फॉर्मूला, नहीं तो पहले फॉर्मूला से काम हो जाएगा आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो सॉल्यूशन इज आल्सो क्वाइट सिंपल, वेरी सिंपल.
क्या ऐसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है? आर इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी। एम की वैल्यू पता ही है आपको, कितना दिया हुआ है? 9 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 31। बी कितना है? 3 इंटू 10 रेज़ टू 7। चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19। बी कितना है? 6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 4। व्हाट इज द आंसर दैट वी गेट? 0.28 क्या मीटर। गुड। तो डूइंग ऑल दिस कैलकुलेशन यू विल गेट 0.28। 31 में से 24 बराबर है और 0.28 मीटर आएगा। उसके बाद नंबर 2, फ्रीक्वेंसी इज क्यू बी बाई 2 पाई एम। क्यू की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19। बी की वैल्यू भी पता ही है 6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 4। 2 into pi into m, mass is 9 into 10 raised to minus 31. 16.9 megahertz. Okay, good. Then last thing, that is kinetic energy. तो काइनेटिक एनर्जी का इस बार हम लोग हाफ mv स्क्वायर यूज कर लेंगे। जूल में आएगा ये, और मैंने आपको बताया था ये जूल को ईवी में कन्वर्ट करने का मैंने आपको ट्रिक बताया था, डिवाइड बाई ई ईवी। तो हाफ एम इज 9 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 31। 3 इंटू 10 रेज़ टू 7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इज 9 और 10 रेज़ टू 7 का स्क्वायर इज 14 अपॉन 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19 ईवी, राइट। 2.53 ऐसा कुछ तो आंसर है और आएगा। किलो एवी, ऑफ कोर्स किलो एवी, करेक्ट। गुड। So let us move ahead to next question. Question number 5 हमारा पेंडिंग था, 5 पेंडिंग है तो 5 सॉल्व कर लेंगे। एंड अल्फा पार्टिकल इज न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम विथ चार्ज +2, क्योंकि 2 प्रोटॉन्स का चार्ज होता है, न्यूट्रॉन का तो चार्ज होता नहीं है। मास इज 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन बट चार्ज इज 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन। क्योंकि एज यू नो हीलियम न्यूक्लियस कंटेन्स 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम होता है, तो टोटल मास इज 4 मास ऑफ प्रोटॉन, लेकिन चार्ज इज 2 टाइम्स ऑफ ई। ओके, आगे बोला है इस एक्सलेटेड, ये जो अल्फा पार्टिकल है इसको तुमने एक्सलेट करवा दिया एंड मूव्स इन अ वैक्यूम ट्यूब विद काइनेटिक एनर्जी ऑफ 10 MeV। MeV मतलब मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10⁶। इट पासेस थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1.88 टेस्ला। तो ये जो एक्साइटेड पार्टिकल है इसको आपने 1.88 टेस्ला के मैग्नेटिक फील्ड से पास करवा दिया एंड ट्रेस अ सर्कुलर पाथ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ने क्या कर दिया, उसको कर्व कर दिया। मतलब मैग्नेटिक फील्ड ने क्या प्रोवाइड किया? सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, एंड ट्रेसेस अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 24.6 सेंटीमीटर। ऑब्टेन द मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल। व्हाट इज द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, ऐसा पूछा है आपको। तो गिवन पैरामीटर में हमारे पास क्या क्या है? अल्फा पार्टिकल का चार्ज, दैट इज सिंपल, इट इज +2e। ओके, देन moves with kinetic energy, how much? 10 million electron volt। 10 million मतलब 10⁷ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कन्वर्ट करना है कि नहीं वो बाद में देखेंगे हम लोग, हाँ करना तो पड़ेगा वैसे। It passes through a uniform magnetic field 1.88 Tesla, traces a circle of radius 24.6 centimeter, मतलब 24.6 into 10⁻⁻² मीटर। ऑब्टेन द मास, और आपको कन्वर्जन फैक्टर दिया हुआ है ईवी टू जूल, आपको बताया हुआ है। चार्ज और इलेक्ट्रॉन भी बताया हुआ है आपको। चार्ज और इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज ऑन प्रोटॉन सेम होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है, प्रोटॉन पे प्लस होता है। ठीक है, तो दैट आई विल नॉट राइट डाउन, यू नो दिस ऑफ कोर्स। यू आर सपोज टू फाइंड आउट, क्या फाइंड करना है? मास। वैसे तो पता ही है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, मतलब 4 into 1.67 into 10⁻⁻27। 4 into 1.67 6.4,
तो 6.4 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 27 के आसपास आंसर आएगा आपका। ये बाय डिफॉल्ट है, ये तो पता होना चाहिए, पर ठीक है, दे आर आस्किंग अस टू कैलकुलेट एक्सपेरिमेंटली, तो वी विल डू इट। हाउ विल यू डू इट? काइनेटिक एनर्जी इज q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 2n। तो m इक्वल टू q b r होल स्क्वायर अपॉन 2e। और ये जो E है ना, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं चलता है, ये जूल में होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नॉट एसआई सिस्टम, है ना, इट इज नॉट इन एसआई। तो हो गया, अभी सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो m इक्वल टू q, व्हाट इज चार्ज, 1.6 into 10 raised to minus 19। b, what is b, 1.88। हाँ हाँ, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 1.6 into 10 to minus 19 into 2 करेंगे ना। वो तो मैं कैंसिल करने वाला था, ऊपर स्क्वायर करके नीचे, ऊपर 2 का स्क्वायर 4 होगा, नीचे 2 होगा, वो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं काम करता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ, वो डायरेक्टली शॉर्टकट्स नहीं मारेंगे, ठीक है। तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू कितना, माइनस 19 इंटू क्यू बी आर, बी था 1.88, आर था 24.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 2, मीटर में कन्वर्ट कर लिया, उसका कर दिया स्क्वायर, ये हो गया न्यूमरेटर। नीचे क्या था, क्या था नीचे, 2 इंटू ई, व्हाट इज ई, 10 रेज टू 7, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 जूल, है ना। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करो। कभी कभी शॉर्टकट्स मारने पड़ते हैं, क्योंकि देखो ऊपर और नीचे एक एक कैंसिल होगा, ऊपर स्क्वायर है, एक एक कैंसिल होगा, तो एक एक कैंसिल कर देंगे। तो अभी 2 का स्क्वायर 4, नीचे 2, तो कितना बचा 2, 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 का स्क्वायर, और नीचे भी वही, तो 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 एक बार कैंसिल हो गया, इंटू 1.88 का स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर, और 24.6 का भी स्क्वायर, और 10 रेज टू माइनस 4 अपॉन, नीचे बचा सिर्फ 10 रेज टू 7, बाकी कैंसिल हो गया। तो ये अभी कैलकुलेट करना पड़ेगा, आई विल नॉट वेस्ट टाइम इन डूइंग दिस मैन्युअली, कैलकुलेटर यूज करने वाला हूं मैं। तो क्या आ गया, 2 इंटू कितना, 1.6 इंटू 1.88 का स्क्वायर इंटू 24.6 का स्क्वायर, है ना, बराबर। अरे रफली रफली देख लो ना, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, 625 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 625 इंटू 4, 1250, 1250, 2500, 2500 तो वहीं तक हो गया, इंटू 3.2, 2500 इंटू 3, 7500, तो 7500 से थोड़ा कम, बराबर है 6844.4, तो 6844.4 जो भी आया था वैल्यू, आई विल चेक इट आउट लेटर अगेन। लेट्स एडजस्ट पावर ऑफ 10, हाउ मच, माइनस माइनस 23, माइनस 23 माइनस 30, ये माइनस 19 और माइनस 4 कितना हो गया, माइनस 23 हुआ ना, और ये 7 ऊपर गया तो माइनस 30 हुआ ना, हुआ, बराबर है, बराबर है, बराबर है, इट इज करेक्ट। क्योंकि क्योंकि यहाँ पे ना ये इसके 3 पावर इसको देना बाकी है, तो 6.844 इंटू 10 रेज टू माइनस 27 किलोग्राम। मैं तो पहले ही बोल दिया था आपको 6 पॉइंट समथिंग इंटू 10 रेज टू माइनस 27 आएगा, आएगा ना ऐसा, तो बराबर है, हो गया क्वेश्चन खत्म। Done। तो अगला क्वेश्चन, अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे सिर्फ 1 मिनट ध्यान दो, 1 मिनट प्लीज। कैलकुलेशंस कम करने हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, ये होता है किसमें, एनर्जी किसमें है, यहाँ पे एनर्जी आपको दिया किसमें, एनर्जी ईवी, उसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय ई, 1 EV इज 1.6 इंटू 10 माइनस 19 जूल, तो ईवी से जूल में जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय ई होता है,
अगर तुमने यहीं पे कर लिया होता, ई मतलब चार्ज, ऊपर क्यू स्क्वायर है, नीचे एक क्यू है, क्यू स्क्वायर मतलब ई स्क्वायर, तो एक ई यहीं पे कैंसिल हो जाता, तो बन जाता ई बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2e। तो थोड़ा सा कैलकुलेशंस का पार्ट कम हो जाएगा वहां पे इफ यू वांट ऑफ कोर्स, लेकिन अगेन केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि यहाँ जो चार्ज है ना वो 2e है, 2e, क्योंकि अल्फा पार्टिकल है। इसके लिए मैंने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं की हमने यहाँ पे, क्योंकि वो क्यू वो 2e वाला क्यू है और ईवी से जूल में जाना है तो वो एक ई होता है, दैट इज नॉट 2e। अगला क्वेश्चन, तो 6 क्वेश्चन हुआ है, 7th हुआ है, 8th हुआ है, 9th 10th इज ऑल डन, 12th भी हुआ है, 13th बाकी है, 13th बाकी है, ओके। 13 नंबर क्वेश्चन, फॉर प्रोटॉन एक्सेलरेशन a cyclotron is used in which a magnetic field of 1.4 Weber per meter square, मतलब 1.4 Tesla is applied. Find the time period for reversing the electric field between the two Ds. Find the time period for reversing the electric field between the two Ds. क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन अगर तुम गड़बड़ कर गए, तुमको क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो तुम्हारा जो वैल्यू है ना वो आंसर के डबल आने वाला। बता दो क्यों। आपको क्या दिया हुआ है, प्रोटॉन, मतलब तुमको चार्ज तो पता लग गया, व्हाट इज चार्ज, 1.6 into 10 raised to minus 9 kg. If required we will use, if not it's okay. Mass of proton, of course you should by now remember, 1.67 into 10 raised to minus 27 kilogram. Again if required we will use. Magnetic field is 1.4 Tesla. आपको पूछा है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, what is the formula of time period? अच्छा, what is the formula of time period you said? Time period is 2 pi m by qb। तो आपका आंसर गलत आएगा, क्योंकि इन्होंने क्लियरली बोला है व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर रिवर्सिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। सी, इफ यू रिमेंबर, मैंने इसलिए बोला था कि थ्योरी के बिना नहीं होता है, थ्योरी फिजिक्स का तुम अगर थ्योरी नहीं कर रहे हो ढंग से, गए, ये 2Ds थे, इसमें सेंटर में सोर्स होता है, यहां से पार्टिकल इमिट होता है, इट परफॉर्म सर्कल विथ इंक्रीजिंग रेडाई। 1 रिवोल्यूशन मतलब 2 पाई एंगल, क्योंकि मैं यहाँ पे 1 रिवोल्यूशन को 2 पाई आर डिस्टेंस नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि आर बढ़ रहा है, आर इज नॉट कांस्टेंट। तो हमने कैसे डिफाइन किया था, हमने बोला था कि ये एंगल आ गया आपका पाई, ये हो गया 2 पाई, एक चक्कर खत्म, ऐसे बोला था ना हमने। हाउ डू डिफाइन 1 रिवोल्यूशन हियर इज नॉट 2 पाई आर डिस्टेंस, इट इज 2 पाई एंगल। तो जब पार्टिकल 2 पाई एंगल कवर कर लेता है तो होता है 1 अराउंड, और उसका टाइम पीरियड तुम बोलते हो 2 पाई m बाई क्यूबी, सही है ना। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स करना, इफ यू रिमेंबर, यहाँ पे अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, याद है क्या, हाई फ्रीक्वेंसी हाई वोल्टेज। इलेक्ट्रिक फील्ड को तुम कब रिवर्स करोगे, जब पार्टिकल जैसे ही बाहर आया, हाफ रिवोल्यूशन पे, हाफ रिवोल्यूशन पे, फुल रिवोल्यूशन पे नहीं। इफ यू रिमेंबर थ्योरी में मैंने बताया था कि ये हॉलो डी के अंदर पार्टिकल जाता है, पहले तो पार्टिकल इमिट हुआ, ये पॉजिटिव पार्टिकल है प्रोटॉन, तो वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, जो उस इंस्टेंट में नेगेटिव डी था, मान लो ये नेगेटिव डी था, जब प्रोटॉन इमिट हुआ ये पॉजिटिव था, तो ये जो प्रोटॉन है वो कहाँ जाएगा, नेगेटिव डी की तरफ। जैसे ही प्रोटॉन इस D1 से बाहर आएगा तो D2 ने क्या होना है, नेगेटिव होना है, मतलब पोलैरिटी चेंज होना है। पहले D1 नेगेटिव था, D2 पॉजिटिव था, अभी D1 ने होना है पॉजिटिव, D2 ने होना है नेगेटिव, करेक्ट। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स होगा हो रहा है, ये एक राउंड के बाद हो रहा है कि हाफ राउंड के बाद हो रहा है, हाफ राउंड। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन पूछेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन पूछा तो 2 पाई m बाई क्यू भी आएगा, या फिर पूछेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवर्सिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या आएगा, हाँ मतलब पाई एम बी, पाई m बाई क्यू बी। तो यहाँ पे क्या पूछा है आपसे, क्या पूछा है आपसे,
इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स का टाइम पीरियड पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का पूछा है ना। फाइंड द टाइम पीरियड फॉर रिवर्सिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। यू विल रिवर्स द इलेक्ट्रिक फील्ड आफ्टर हाफ ऑसिलेशन, हाफ रिवोल्यूशन, नॉट फुल रिवोल्यूशन। तो टाइम पीरियड स्मॉल टी क्या आएगा, कैपिटल टी बाई टू। तो स्मॉल टी क्या आएगा, पाई एम बाय क्यू। और ये टाइप के क्वेश्चंस में इतना कंफ्यूजन रहता है, आंसर गलत लिख के आता है, क्योंकि दोनों आंसर आएंगे, दोनों ऑप्शन दिए होते हैं, एक जो रियल वैल्यू है उसका डबल वैल्यू। तो जिन्होंने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा गए। ओके, so there should not be any confusion here because there is nothing to get confused about. It is just pi m by qb. Pi is pi. What is that? पता होना चाहिए 1.6, नॉट 67। मैं नहीं लिखने वाला 67 बिकॉज चार्ज मेरे पास क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो मैं तो इसको करने वाला हूँ कैंसिल, ठीक है। इंटू क्या था, बी, बी कितना है 1.4 बराबर। पाई की वैल्यू 3.14 अपॉन 1.4, 10⁻⁻27 और -19 ऊपर गया +19, कितना आ गया -8, -8 बराबर है 3.14 और 1.4 2 है 2.8। तो आंसर 2 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻8 होना चाहिए, 2.34 इंटू 10⁻8 बराबर। तो 2.34 इंटू 10⁻8 सेकंड ना खत्म। ओके, तो जो अगला क्वेश्चन है, दैट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन समथिंग कॉल्ड एज सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, which we have not covered yet. This is a very small topic and very easy also. तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 14, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कहीं तो सेंसिटिविटी ये वर्ड यहाँ पे यूज किया होना चाहिए, किया है क्या, नहीं नहीं किया है, कोई बात नहीं, मतलब सेंसिटिविटी पे बेस्ड तो नहीं है, लेकिन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पे बेस्ड है ना। तो अभी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का क्वेश्चन हम लोग को करना ही है। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का जो एक छोटा सा टॉपिक बाकी रह गया था, वो पहले कंप्लीट कर लेते हैं, सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब पहले तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है ये याद होना चाहिए। सेंसिटिविटी का टॉपिक आपको मिलेगा नहीं, उसका मैं सप्लीमेंट्री नोट्स देने वाला हूँ, तो डोंट ट्राई टू फाइंड इट इन योर नोट्स, यू विल नॉट एबल टू फाइंड इट क्योंकि नहीं है उसके अंदर। ओके, तो द आइडिया हियर वाज, हमारे पास आइडियली दो हॉर्स शू मैग्नेट के पोल पीसेस थे, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने वाला है वो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है आइडियली स्पीकिंग। लेकिन एज आई टोल्ड यू, फॉर द पर्पज ऑफ सिंप्लिसिटी हम लोग इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिखाते हैं। वी हैव टू इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इन रियलिटी वहां पे होता है हॉर्स शू मैग्नेट। हॉर्स शू मैग्नेट जनरेट करता है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। हम यहाँ पे हमारे डायग्राम को सिंपल बनाने के लिए यूज कर रहे हैं कौन सा मैग्नेटिक फील्ड, कौन सा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। वेरी गुड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में यू हैव टू पोल पीसेस ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, वन एक्ट्स एज नॉर्थ पोल व्हाइल द अदर एक्ट्स एज साउथ पोल। इसमें हमारे पास एक सस्पेंडेड, और वेल बाय द वे मैंने तब बताया नहीं था शायद आपको, अभी बता देता हूँ। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर या फिर परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर दो टाइप के होते हैं, एक होता है सस्पेंडेड टाइप, एक होता है पिवोटेड टाइप। सस्पेंडेड टाइप जो हमने स्टडी किया, सस्पेंडेड टाइप में क्या था कि हमने एक फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर के हेल्प से, वी हैव टेकन अ फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर, और फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर के हेल्प से हमने इस कॉइल को सस्पेंड कर दिया था, ओके, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो इसका जो कॉइल का जो दूसरा एंड है, वहां पे भी हमने एक फॉस्फर ब्रॉन्ज मटेरियल का हेलिकल स्प्रिंग लगाया हुआ था। और ये हेलिकल स्प्रिंग दो काम करता है, एक तो करंट को इन या आउट करवाएगा, या तो करंट यहां से अंदर जाएगा, नीचे अंदर जा रहा है तो फिर ऊपर से एग्जिट होने वाला है। अगर हेलिकल स्प्रिंग इन है तो ऊपर आउट है, ऊपर इन है तो नीचे आउट है। नंबर टू, इट प्रोवाइड्स हिस्टोरिक टॉर्क, हिस्टोरिक टॉर्क। और इफ यू रिमेंबर,
यू हैव अ मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर करंट आ गया, करंट, तो दिस कॉइल बिकम्स करंट कैरिंग कॉइल इनसाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और इस करंट कैरिंग कॉइल के 4 साइड्स हैं, आउट ऑफ विच साइड ए बी पे और साइड सी डी पे फोर्स एक्ट होगा ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन। So there is a force which acts on these two sides, AB and CD. The force is equal in magnitude but opposite in direction. Because in one case, angle between magnetic field and current element, length element, is 90 degree, and while in the other case it is 270 degree. तो दोनों ही केसेस में रिमेंबर फोर्स इज बिल साइन थीटा, BIL साइन थीटा। और अगर आपको याद होगा, ये लेंथ तुमने लेके रखा था A और ये लेंथ तुमने लेके रखा था B। तो AB साइड पे जो फोर्स एक्ट होता है, AB साइड पे जो फोर्स एक्ट होता है वो होता है BIB साइन 90, साइन 90 इज 1। और जो CD साइड पे होता है वो होता है BIB साइन 270, दैट इज -1। माइनस मतलब डायरेक्शन अपोजिट। BC साइड पे और DA साइड पे देयर इज नो फोर्स, क्योंकि BC साइड के केस में एंगल है 180 और उसमें है 360, या तो 0 एंड 180। तो BC साइड के लिए एंगल इज 0 और DA के लिए 180। तो साइन 0 और साइन 180 इज 0। तो देयर इज नो फोर्स ऑन साइड BC और साइड DA। So there are only two forces of equal magnitude but opposite direction acting at two different points. So there will be a torque, और उस टॉर्क को हम लोग बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। वो होता है NIAB। वो 90 है ना, एंगल 90 है ना, तो जो टॉर्क इज NIAB, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बोलते हो। अब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये टॉर्क कॉइल को रोटेट करवाएगा। जब कॉइल को रोटेट करवाएगा तो कॉइल के ऊपर हमने पॉइंटर लगा के रखा था, और जैसे कॉइल रोटेट होगा तो पॉइंटर डिफ्लेक्ट होगा, इसके लिए इसको बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अगर कॉइल क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो हेलिकल स्प्रिंग एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। जैसे मैंने करंट बंद किया तो उल्टा होगा, कॉइल एंटी क्लॉकवाइज होगा और हेलिकल स्प्रिंग क्लॉकवाइज होगा, टू ब्रिंग द पॉइंटर बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। रिमेंबर, जब भी करंट पास होगा कॉइल रोटेट होगा, कॉइल रोटेट होगा मतलब ये पॉइंटर डिफ्लेक्ट होगा। पॉइंटर विल शो यू सम रीडिंग ऑफ करंट, क्योंकि यहाँ पे हमने मार्किंग करके रखी है। और हमने जैसे करंट बंद कर दिया तो वी वांट दिस पॉइंटर टू गो बैक टू 0 ऑफ दैट स्केल। तो 0 पे जाना है अगर, तो फिर इनिशियली अगर कॉइल क्लॉकवाइज रोटेट हुआ था तो हेलिकल स्प्रिंग अब भी क्लॉकवाइज रोटेट होगी। Initially, if the coil is rotated clockwise, helical spring rotates anti-clockwise. After stopping the current, it should be the other way around. बराबर। तो ये जो हेलिकल स्प्रिंग है ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को बेसिकली न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, उसको तुम बोलते हो रिस्टोरिंग टॉर्क। और वो होता है के थीटा या फिर सी थीटा, डिपेंड्स ऑन बुक टू बुक। तो ओल्ड सिलेबस में वो सी से नोट करते थे, वैसे के या सी एक ही बात है। के टॉर्सनल कांस्टेंट या फिर ट्विस्ट कांस्टेंट। और मैंने आपको बताया भी था, जितना डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हो उतना ही होना चाहिए रिस्टोरिंग टॉर्क। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क आर मोर और लेस सेम, और शायद इसको टाउ आर बोला था मैंने। आई डोंट रिमेम्बर व्हाट वाज द नोटेशन, बट व्हाटएवर इट इज डज नॉट मैटर। NIAB या NIBA है ना, इक्वल टू के थीटा। तो ये था आपका ओवरऑल वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब इसमें सेंसिटिविटी का क्या मतलब आया, सिर्फ वो देखो। सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, मैं आपको इसके सप्लीमेंट्री नोट दे दूंगा, सिर्फ पता होना चाहिए। अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव इफ इट प्रोड्यूसेस लार्ज चेंज इन डिफ्लेक्शन फॉर अ स्मॉल चेंज इन करंट। मतलब क्या? मैं मतलब पे जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं आपको। ऑलरेडी पॉइंटर डिफ्लेक्टेड पोजीशन में है क्योंकि करंट पास हो रहा है। मान लो, इमेजिन द करंट इज 10 एम्पीयर, इमेजिन। नाउ इफ आई change the current by a very small amount, let us say I change the current by 0.01 ampere, right? तो 0.01 एम्पियर करंट चेंज किया मतलब करंट बढ़ा दिया, तो ये जो पॉइंटर ये क्या होगा? डिफ्लेक्ट होगा। अगर मुझे स्केल को प्रॉपरली रीड करना है तो स्मॉल चेंज इन करंट के लिए डिफ्लेक्शन लार्ज होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा?
ये जो पॉइंटर था ना वो ऑलमोस्ट मूव हुआ ही नहीं, क्योंकि करंट का चेंज कितना था, स्मॉल। तो ये पॉइंटर मूव हो ही नहीं रहा है, तो हाउ विल यू मेजर करंट, यू कैन नॉट मेजर चेंज इन करंट। तो सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है, अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव इफ it produces large change in deflection for a small change in current. क्लियर यहाँ तक? करंट में चेंज था स्मॉल, लेकिन डिफ्लेक्शन में चेंज है लार्ज। now let us say दो सिचुएशन लेते हैं, एक हम बोल लेते हैं I इज इनिशियल करंट। I क्या है, इनिशियल करंट है, और I प्लस डी आई इज फाइनल करंट। फॉर एग्जाम्पल 10 and 10.01, 10 is initial, 10.01 is final. तो चेंज इन करंट इज स्मॉल। तो सिमिलरली जब करंट आए था तब डिफ्लेक्शन था थीटा। लेट अस से डिफ्लेक्शन वाज 45 डिग्री। वो जो पॉइंटर है ना, लेट अस से इट इज डिफ्लेक्टेड बाय 45 डिग्री, बराबर। ये इनिशियल डिफ्लेक्शन है, मतलब जब करंट आए था तो डिफ्लेक्शन कितना था, थीटा था। जब करंट आई प्लस डी आई हो गया तो डिफ्लेक्शन कितना हो गया, थीटा प्लस डी थीटा। तो हाउ मच इज चेंज इन डिफ्लेक्शन, डी थीटा, फॉर हाउ मच करंट, डी आई। तो ये जो रेशियो है ना डी थीटा बाई डी आई, इसको बोलते हो सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। डन। द रेशियो ऑफ चेंज इन डिफ्लेक्शन टू दैट ऑफ चेंज इन करंट इज कॉल्ड एज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब इसका फॉर्मूला चाहिए, सिंपल केस, ये तुमने अभी बना के रखा था, है ना? क्या लिखा था तुमने, के थीटा इक्वल टू एन बी ए आई। व्हाट इज थीटा, एन बी ए बाय के इंटू आई, differentiating on both sides, d theta equal to n constant, b constant, a constant, k b constant, इससे चेंज हो रहा है करंट, तो d है, तो जब डिफरेंशिएट करोगे तो चेंज तो सिर्फ हो रहा है करंट। तो d theta equal to n b a अपॉन k into di, ये डिफरेंशिएट करने के बाद आया, डिफरेंशिएटिंग। तो यू हैव d theta by di एन बी ए बाय के, ये मिल गया आपको सेंसिटिविटी का एक्सप्रेशन। दिस इज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, एन बी ए अपॉन के। तो अभी एग्जाम में अगर 3 मार्क के लिए आ गया तो कुछ तो लिखना पड़ेगा ना आपको, तो वो नोट्स मैं दूंगा आपको, सब बताना पड़ेगा उसमें। A moving coil ganometer is said to be sensitive if it produces large change in deflection for a small change in current. Let I be the initial value of current, I plus di be the final value of current, theta be the initial deflection, theta plus d theta is final deflection. So there is a change of deflection d theta for change of current di. We define sensitivity as the ratio of d theta by di. फिर एक एक्सप्रेशन डिराइव करके बता देना। फिर बोलना सेंसिटिविटी डिपेंड्स ऑन 4 पैरामीटर पर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, मैंने यहाँ पे सिंगल टर्न दिखाया, लेकिन मैंने तभी बताया था कि सिंगल टर्न नहीं होता है, देयर आर वाइंडिंग्स। So it is proposed, it depends on number of turns, it depends on the external magnetic field used, it depends on the area of the coil, and it depends on twist constant. और twist constant क्या होता है, twist constant क्या होता है, what is twist constant, restoring torque per unit angular displacement। जैसे अगर आपको याद होगा स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट लेंथ नहीं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। F equal to kx, k equal to f by x, what is k, f by x, restoring force per unit displacement, मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कांस्टेंट का जुड़वा भाई बहन ट्विन इज नथिंग बट ट्विस्ट कांस्टेंट। रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे रिस्टोरिंग टॉर्क, लीनियर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो सेंसिटिविटी डिपेंड्स ऑन 4 पैरामीटर्स। अभी कभी कभी पूछते हैं कि, ऐसा पूछा था बहुत पहले, mention the factors on which sensitivity of galvanometer depends, also describe how to increase the sensitivity of a galvanometer। बात वही है, by increasing number of turns, by increasing the strength of external magnetic field, by increasing the area of the coil, or by decreasing torsional constant। Clear?
तो इतना ही है सेंसिटिविटी में, इतना ही है। एंड एज आई टोल्ड यू, आई विल बी गिविंग यू सप्लीमेंट्री नोट्स बाय टुमारो, so don't worry. So that is the end of the remaining छोटा सा topic. Let us move to next question. A moving coil galvanometer has been fitted with a rectangular coil having 50 turns. Very good. The number of turns 50 है. Number of turns is 50. And dimensions. Dimensions मतलब A and B. Dimensions याद है ना? A and B, length into breadth. तो एरिया मिल जाएगा आपको. Area is L into B. हाँ? And of course, you are in SI system of unit. Angle has to be in radian. So L into B. What is L? 5 centimeter and B is 3 centimeter, मतलब सेंटीमीटर का स्क्वायर. तो 15 into 10 raised to minus 4 मीटर स्क्वायर. सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया, मिल गया एरिया. द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक फील्ड रेडियल होता है. तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड in which the coil is suspended is of 0.05 Weber per meter square. The magnetic field is 5 into 10 raised to minus 2 Tesla. Weber per meter square is Tesla. Torsional constant of the spring मतलब K value. Torsional constant मतलब K value of the spring is how much? 1.5 into 10 raised to minus 9 Newton meter per something something per degree. इधर डिग्री में दिया तो डिग्री, या तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना. अभी डिपेंड करता है एंगल क्या है. एंगल भी डिग्री में तो नो प्रॉब्लम. कभी कभी जानबूझ के क्या करते हैं, एंगल डिग्री में देंगे, उधर रेडियन में लिख देंगे. कभी वो रेडियन में देंगे या डिग्री में लिखेंगे. तो यू हैव टू चेक बोथ ऑफ देम शुड बी इन द सेम यूनिट्स. इफ के टॉर्सनल कांस्टेंट इज न्यूटन मीटर पर डिग्री, तो एंगल शुड बी इन डिग्री. इफ इट इज इन पर रेडियन, तो इट शुड आल्सो बी इन रेडियन. Obtain the current required to be passed through the galvanometer so as to produce a deflection of 30 डिग्री के डिफ्लेक्शन के लिए तुमको करंट कितना चाहिए, ऐसा आपको क्वेश्चन पूछा है. अभी तो फॉर्मूला डिराइव किया, रिपीट भी किया, मतलब एन बी ए आई इक्वल टू के थीटा. तो व्हाट इज आई? के थीटा अपॉन एन बी ए. तो बस वैल्यूज I इक्वल टू के. के की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1.5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19 इंटू थीटा. थीटा इज 30. हाँ, -9 और ये 30. और क्या था? NBA. N था 50 if I'm not wrong. B है 5 इंटू -2 और एरिया था 15 इंटू 10 रेज़ टू -4. वेरी गुड. 1 एंड 10 हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सब कैलकुलेशन सिंपल सिंपल हो जाएंगे हमारे. 10 रेज़ टू -4 -6 +1 -5 और ये भी उड़ा दो. 10 रेज़ टू 1 10 रेज़ टू 2 ये मिला के 10 रेज़ टू 2. 10 रेज़ टू +2 और -2 हो गया कैंसल. कितना बचा? -4. 10 रेज़ टू -4 बचा. कहाँ गया? बच के ऊपर गया. +4 हो गया. नीचे क्या बचा? 25. 5 इंटू 5 और क्या है ऊपर? 30 और क्या है? 10 रेज़ टू -9. ये जो आपके पास 10 रेज़ टू +4 है, कैन बी राइट इट डाउन लाइक 100 into 100. Yes. 1 and 4 3 4 12. हाँ मुझे पता है 120 है, लेकिन मैं 12 लिखने वाला हूँ. तो ये 12 आ गया. 12 ये 1 जीरो और ये 2 जीरो, 3 जीरो और ये -9, तो 10 to -6. तो 12 माइक्रो एम्पियर का करंट, ऐसा आंसर होना चाहिए. है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी जो हमारा क्वेश्चन बाकी रह गया, 2 क्वेश्चन हमारे बाकी है. 2 क्वेश्चन हमारे बाकी है. 2 बाकी है ना? यस. 20 and 21. उसमें से 21 नंबर का आपको जाएगा असाइनमेंट के लिए. 20 नंबर का हम लोग सॉल्व कर लेंगे. और ये क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर सीईटी
and more than CET for JEE and NEET. इस टाइप के क्वेश्चंस जेई नीट में पहले भी पूछे गए हैं और आगे भी आ सकते हैं. फिगर शोज अ सिलेंड्रिकल वायर. अभी फिगर है नहीं तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ. इट शोज अ सिलेंड्रिकल वायर ऑफ डायमीटर ए. तो दिस अ वायर जिसका ए डायमीटर है. इट कैरीज अ करंट आई. तो टोटल करंट इज आई. द करंट डेंसिटी which is in the direction of the central axis of the wire varies linearly with radial distance r from the axis according to the relation J equal to J naught R by A. सेकंड टेंडेंस क्या बोला है? 90% लोगों के सिर के ऊपर से गया होगा, क्योंकि करंट डेंसिटी तुमको याद होगा, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं है. करंट पर यूनिट एरिया. क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जब हम लोग करंट की बात करते हैं ना, तो हम लोग बोलते हैं व्हाट इज चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम. उस केस में हम लोग वायर लेते हैं एक्सट्रीमली थिन वायर. तो थिन वायर में से एक पॉइंट में से, किसी एक पॉइंट में से कितना चार्ज पास हो रहा है पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड एज करंट. लेकिन रियलिटी में, प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल सिचुएशंस में वायर इतना थिन होता ही नहीं है. वायर इज थिक. So when you say current is passing, you are talking about the flow of charges from central axis to the surface. मतलब वायर के एक्सिस से तो वायर के बाहर के सरफेस तक चार्जेस फ्लो हो रहे हैं. तो चार्जेस आर नॉट फ्लोइंग थ्रू अ पॉइंट, दे आर फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया. मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस. जब आप पहली बार करंट डिफाइन करते हो, आप बोलते हो चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम. वो होता है अप्रोक्सीमेशन. क्योंकि आप बोलते हो कि वायर बहुत थिन है, लेकिन रियलिटी में वायर थिन नहीं होता है. वायर इज थिक. एज यू कैन सी, ये वायर है, इमेजिनरी वायर है. तो ये जो वायर है ये थिक है. तो जब चार्जेस पास होंगे, वो एक पॉइंट से ना, एक एरिया से पास होंगे. तो जब करंट एक पूरे एरिया से पास होता है, तो हम लोग करंट की जगह पे करंट डेंसिटी यूज करते हैं. व्हाट इज करंट डेंसिटी? करंट अपॉन एरिया. तो उन्होंने क्या बोला है, व्हाट दे आर टेलिंग यू इज दैट कि ये जो वायर था, उसमें जो करंट डेंसिटी है वो रेडियस के साथ चेंज हो रहा है. और लॉजिकल भी है. लॉजिकल क्यों है? लुक, सपोज अभी मैं डायग्राम ड्रॉ कर ही देता हूँ. तो वट एवर डायग्राम दे हैव गिवन, आई जस्ट ड्रॉ इट. तो डायग्राम ऐसा है. व्हाट यू हैव इज अ केबल, मतलब अ वायर. तो यू हैव अ वायर समथिंग लाइक दिस. ऐसा वायर है. एंड एज आई टोल्ड यू कि वायर इज नॉट थिन, इट इज लिटिल थिक. तो ऐसा है वायर. अब जब करंट पास होगा, करंट पास होना मतलब चार्जेस का फ्लो होना. तो जब चार्जेस फ्लो होंगे ना, तो एक काम करो, ये एक्सिस मान लो, एक्सिस. तो जब चार्जेस फ्लो होंगे, यहां से भी होंगे, यहां से भी होंगे, यहां से भी होंगे. तो दे आर फ्लोइंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन, राइट. तो अगर मैं करंट एक्सिस से मेजर कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल एक्सिस से अगर मैं मेजर कर रहा हूं, तो करंट कम मिलेगा. जैसे जैसे मैं एक्सिस के ऊपर देखने लगूंगा, तो ज्यादा चार्ज क्रॉस होगा. इसका मतलब एज मेजर फ्रॉम द एक्सिस टू द आउटर सरफेस, करंट शुड इंक्रीज. मतलब करंट डेंसिटी शुड इंक्रीज. होना चाहिए ना इंक्रीज? होना चाहिए कि नहीं? वही तो बोला है. फिर क्या बोला है? देखो क्या बोला है. करंट डेंसिटी चेंजेस एज जे इक्वल टू, करंट डेंसिटी को तुम जे से नोट करते हो, एज जे नॉट आर बाय ए, वेयर आर इज द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम फ्रॉम सेंटर ऑफ दैट वायर. मतलब अगर मैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां मेजर कर रहा हूं, तो ये जो आर है, दैट आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस. गुड, क्लियर, पक्का, श्योर. क्या पूछा है? आपको पूछा है ऑब्टेन द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द वायर एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर. तो मैं वापस क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि यू विल नीड टू विजुअलाइज दिस. एंड एज आई टोल्ड यू, दिस इज अ क्वेश्चन व्हिच मे अपीयर फॉर योर नीड ऑफ जेडब्ल्यू. ऐसा है, ये वायर है. वायर को थोड़ा सा मैं ज्यादा ही थिक दिखाने वाला हूँ, क्योंकि अनलेस यू शो अ थिक वायर, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू विजुअलाइज व्हाट इज हैपनिंग. ये वायर है. यहाँ पे ये वायर का एक्सिस है.
आपको बोला है, क्या बोला है आपको, आर डिस्टेंस पे एट सम डिस्टेंस आर। कहां से आर डिस्टेंस, कहां से आर डिस्टेंस, हाँ एक्सिस से आर डिस्टेंस पे करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी डिनोट करते हो जे से, इट वेरीज एज जे नॉट आर बाई, someone will ask me what is J naught. J naught is current density at the axis. J naught is the current density at the axis. वो कांस्टेंट वैल्यू होती है, फिर हमारे काम का नहीं है, ठीक है। हमको पूछा है कि आर डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। मैग्नेटिक फील्ड, सबसे पहले अप्रोच क्या है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए कौन सा लॉ सीखा तुमने भाई, बायोट-सावर्ट लॉ तो तुमको एक एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड बताता है ना, एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ, तो हमको एम्पियर्स लॉ यूज करना पड़ेगा। बट प्रॉब्लम क्या था, एम्पियर्स लॉ अप्लाई करने के लिए तुमको एक एम्पिरियन लूप चाहिए, चाहिए ना, एम्पिरियन लूप याद है क्या। यहाँ पे भी हम वही करेंगे, आर डिस्टेंस पे एक एम्पिरियन लूप ड्रॉ कर लेंगे। और अगर आपको याद होगा, लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए नॉर्मली एम्पिरियन लूप होता है सर्कल, तो मैं यहाँ पे एक एम्पिरियन लूप ले रहा हूँ, ये एम्पिरियन लूप है। और जानबूझ के इस एम्पिरियन लूप को मैंने थोड़ा थिक दिखाया है, इट इज डन ऑन इंटेंशन। बताता हूँ क्यों, क्योंकि करंट डेंसिटी की बात हो रही है। करंट डेंसिटी में करंट एरिया में से पास होता है, एरिया में से पास होता है कि नहीं, कि पॉइंट में से पास होता है, हाँ एरिया में से होता है। तो जो भी तुम लूप लोगे ना, एम्पेरियन, एम्पियर्स लॉ में लूप होता है सर्कल, थिन सर्कल, क्योंकि वहां तुम करंट की बात करते हो, यहाँ पे तुम करंट डेंसिटी बोल रहे हो। तो एम्पियरल लूप कैन नॉट बी अ थिन सर्कल, इट हैज टू बी सम क्रॉस सेक्शन, क्योंकि करंट डेंसिटी की बात कर रहे हो तुम। मैं बार बार बोल रहा हूँ करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। तो व्हाट इज करंट डेंसिटी, आई बाई, तो व्हाट इज आई, जे इनटू ए, बराबर, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब लेकिन ये जो तुम बोल रहे हो, वेट वेट अ मिनट, दैट इज ऑल करेक्ट, कोई गलती नहीं है यहाँ पे, लेकिन तुम ये पूरे करंट की बात कर रहे हो, पूरे। हमको मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकालने के लिए बोला है, एट डिस्टेंस आर। हमको बोला है क्या पूरे वायर का निकालो, तो पूरे का तो करना ही क्यों था, पूरे का तो तुमको पता ही है ना क्या है, म्यू जीरो आई बाई टू पाई आर। तो पूरे का नहीं बोला, ओनली एट डिस्टेंस आर। रिमेंबर, चार्जेस यहाँ से भी फ्लो हो रहे हैं, यहाँ से भी हो रहे हैं, यहाँ से भी हो रहे हैं, यहाँ पे भी हो रहे हैं, यहाँ पे भी हो रहे हैं, यहाँ पे भी। हमको इस लूप के बाहर के चार्जेस लेने नहीं है। ओके वेट, तो अब मतलब मुझे टोटल चार्ज, पूरा करंट लेना ही नहीं है। जब मैं पूरा करंट नहीं लूंगा, तो फिर मैं क्या लिखूंगा, स्मॉल करंट स्मॉल एरिया, स्मॉल करंट पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया। कौन सा स्मॉल एरिया, लूप का एरिया। तो पहले एरिया ऑफ लूप पता होना चाहिए। हाउ डू यू फाइंड आउट एरिया ऑफ लूप, टू पाई आर डी आर, वेरी गुड। इनर सर्कमफेरेंस लेते हो और उसको थिकनेस से मल्टीप्लाई करते हो। तो व्हाट इज दिस एरिया, व्हाट इज दिस एरिया, क्या है एरिया, क्या है, टू पाई आर डी आर, where 2 pi r is inner circumference and dr is thickness of that loop। j क्या है, j क्या है, j नॉट r बाय a, ये j की जगह पे लिख लिया 2 pi r dr, 2 pi r dr बराबर, कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। di इक्वल टू j नॉट 2 pi r स्क्वायर अपॉन a dr, ये आ गया di। आपको पूछा था मैग्नेटिक फील्ड, हाउ डू यू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड, बाय एम्पियर्स लॉ। व्हाट इज एम्पियर्स लॉ, इंटीग्रेशन b बार डॉट dl बार इक्वल टू म्यू जीरो आई एनक्लोज, इक्वेशन नंबर लेट अस से 2, आई विल कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो पहले मैं इसका राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेता हूँ। हाउ डू यू फाइंड आउट करंट एनक्लोज्ड, किसमें एनक्लोज्ड, हाउ विल यू फाइंड आउट करंट एनक्लोज्ड। तो ये करंट एनक्लोज आएगा तो ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं। हाउ डू यू फाइंड आउट करंट एनक्लोज्ड, किसमें एनक्लोज्ड, ये इतने पार्ट में एनक्लोज्ड। एम्पिरिकल लूप कहाँ पे है तुम्हारा, कितने डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे। तो इंटीग्रेट कहां से करोगे, जीरो से आर, किस पे करोगे, डी आई पे। करंट पे
इंटीग्रेट करोगे तो करंट मिलेगा ना, कि मैग्नेटिक फील्ड पे इंटीग्रेट करके करंट मिलता है। इंटीग्रेशन किस पे आएगा? करंट। क्यों? क्योंकि तुमने पहले क्या लिया, एक लूप लिया, इस लूप में से क्या पास हो रहा है? करंट। लेकिन हमने लूप के अंदर का लिया क्या? नहीं, लेना पड़ेगा। तो कहां से स्टार्ट होगा? जीरो से। कहां तक जाएगा? आर तक। जीरो टू आर। व्हाट इज डी आई? व्हाट इज डी आई? लिखा ना तुमने? टू जे नॉट पाई आर स्क्वायर अपॉन ए डी आर। टू कांस्टेंट, जे नॉट कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, आर स्क्वायर डी आर। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी आर? आर क्यूब। तो टू जे नॉट पाई आर क्यूब बाय 3a। वो लिमिट डालने के बाद, पूरा सॉल्व करने के बाद, ये आ गया करंट एंक्लोज्ड। हाँ, हो गया। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अभी बी बार डॉट डीएल बार कर लेते हैं। व्हाट इज बी बार डॉट डीएल बार? बी डी एल कॉस थीटा। और मैंने आपको बहुत बार बताया है, थीटा यहाँ पे जीरो ही आता है। क्या आता है? जीरो। और मैग्नेटिक फील्ड एट अ गिवन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज ऑलवेज कांस्टेंट, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है डिस्टेंस। ओके, डीएल मतलब तुम बेसिकली इंटीग्रेट कर रहे हो किस पे? लूप पे, एम्पेरियन लूप। ये एम्पेरियन लूप को तुमने कैसे डिवाइड करके रखा है? स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स में। तो तुमने पहले बी बार और डी बार एक एलिमेंट का किया। हमको एक एलिमेंट का चाहिए कि पूरे एम्पेरियन लूप का चाहिए? पूरे लूप का चाहिए। तो क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करके क्या मिलेगा? 2 पाई आर मिलेगा। एम्पेरियन लूप ही मिलता है वो। इंटीग्रेट करके वापस घुमा फिरा के एम्पेरियन लूप ही मिलता है वो। इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 3 और 4 कहाँ जाएगा? इक्वेशन नंबर 2 में। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड 4, राइट, बी बार डॉट डीएल बार का इंटीग्रेशन क्या आ गया? जल्दी बोलो। बी इंटू 2 पाई आर म्यू जीरो करंट एंक्लोज। व्हाट इज करंट एंक्लोज? 2j0 पाई आर क्यूब अपॉन 3a। हो गया 2 पाई आर, 2 पाई, और एक आर इसमें से जाएगा, आर स्क्वायर बचेगा। ठीक है, वो कैंसिल करते बैठो। अब बी इक्वल टू म्यू जीरो J0 आर स्क्वायर अपॉन, ये आ गया आपका मैग्नेटिक फील्ड। तो यही आंसर होना चाहिए, यही आंसर है। डन। सो दैट इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर।